बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज एक डिज़ीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी दौर में बड़ी पेंडेमिक रही है। पाकिस्तान में 1980s की दहाई में बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई हैं इसकी वजह से। कामयाब इलाज की दरियाफ्त के बाद भी अभी भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 4,10,000 टीबी के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 69,000 लोगों की टीबी की वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, कैसे ये होती है, कैसे अगर एक पर्सन को हो जाए तो दूसरे से इसको बचाया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कौन से इकदामात करके हम अपनी कम्युनिटी को इस डिजीज़ से बचा सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी वजह से होती है और ये यूजली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर ये लंग्स को अफेक्ट करे तो उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं और अगर बॉडी के अदर पार्ट्स को अफेक्ट करे तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 460 बीसी में हिपोक्रेट्स, जो कि उस दौर के ग्रीक फिजिशियंस हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में जिक्र किया और इसका नाम फाइसिस रखा और ये बताया कि ये पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की डिजीज़ है। यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई नहीं रखते, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो आपको फाइसिस हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर उसके बाद 131 एडी में सी गैलन, जो कि हिपोक्रेट्स का कोलीग था, उसने सबसे पहले ये जिक्र किया कि फाइसिस एक्चुअली लंग्स को अफेक्ट करती है। ये एक लंग्स की डिजीज़ है और ये लंग्स में अल्सर करती है और उसकी कुछ सिम्टम्स भी उसने बताई कि जिसको फाइसिस होती है उसको बुखार रहता है, खांसी रहती है और उसका बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है। उस वक़्त मेडिसिन के शोबा में इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि इसका कोई मेडिसिनल इलाज दरियाफ़्त किया जा सके, तो यूजुअली कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ होते थे। तो सी और लैनस वो पहला बंदा था जिसने इसका एक ट्रीटमेंट डिस्कवर किया और वो था हेलियोथेरेपी, कि जिस पेशेंट को फाइसिस हो जाए, उसको आप सनलाइट के नीचे लिटा दें, तो उसकी हालत में बेहतरी आ सकती है। फिर उसके बाद इसके बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये बीमारी फैलती गई और डेथ रेट बढ़ता गया। इसकी प्रोग्रेस जो है वो 17वीं सदी में स्टार्ट हुई थी। हारमन ब्रेमर, जो कि एक बॉटनी का स्टूडेंट था, उसे टीबी हो गई। वो चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गया, क्योंकि टीबी का कोई इलाज उस वक्त दरियाफ्त नहीं था। तो डॉक्टर ने महज उससे जान छुड़ाने के लिए उसको एक हेल्दी क्लाइमेट, यानी कि एक ऐसे एरिया में जाने के लिए कह दिया जहाँ की आबो हवा साफ़ सुथरी हो। तो उसने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और वो हिमालय चला गया। ये बॉटनी का स्टूडेंट ही वो बंदा था जिसने 1854 में इसको ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया और ये कहा कि ये क्योरेबल डिजीज़ है। अब डॉक्टर ने वहाँ पर जाकर उसको कोई ख़ास काम करने के लिए तो कहा नहीं था। तो उसने, क्योंकि वो बॉटनी का स्टूडेंट था, तो उसने ट्रीज़ कल्टीवेट किए, फ्लावर्स कल्टीवेट किए, ताकि जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसको मज़ीद साफ़ सुथरा और हेल्दी बनाया जा सके। तो कुछ अरसे बाद उसने देखा कि उसकी हालत में बेहतरी आनी स्टार्ट हो गई, सिर्फ हेल्दी क्लाइमेट में रहने की वजह से। तो जितने भी लोगों को वो जानता था जो कि फाइसिस या ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट थे, उसने उनको हिमालय की दावत दी। वहाँ पर उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत सारे कमरे बनाए, हवादार कमरे बनाए। पेशेंट्स उन कमरों में रहते थे जिनके इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे, बड़े खुशबूदार फ्लावर्स थे और बड़ी बड़ी बालकनीज लगी थी जिनमें से फ्रेश एयर अंदर आती थी और दूसरी बालकनी से वो एयर बाहर चली जाती थी। तो इस तरह डेथ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
1882 में रॉबर्ट कोच ने पहली दफ़ा इस बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया और इसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रखा और ये बताया कि ये बैक्टीरिया पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलप होता है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है और हवा के आने जाने का निज़ाम भी ठीक नहीं है। इसकी वैक्सीन सबसे पहले 1908 में कार्ल गोरिन जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दरियाफ्त की और उन्होंने इसको BCG का नाम दिया और इसको सबसे पहले इंसान पर 1921 में इस्तेमाल किया गया इस वैक्सीन को, जो कि आज तक यूज़ हो रही है। ये बीमारी होती क्यों है? ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि इसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए या अपनी पैदावार के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये 16 से 20 घंटे के दरमियान अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह कर लेता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस तरह हमारे जिस्म को ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्ट करता है? ये बैक्टीरिया पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलप होता है और हवा में शामिल हो जाता है। उस एरिया में जब कोई इंसान सांस लेता है तो नोज़ के ज़रिए वो उसके लंग्स में चला जाता है। वहाँ से ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एल्विलाई तक पहुँचता है। एल्विलाई के बारे में अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड से हमारे लंग्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के ज़रिए ब्लड में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक बाई प्रोडक्ट, वो हमारे लंग्स में शामिल होकर तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो माहौल में शामिल होती है। ये एल्वेलाई एक बड़ी बारीक सी झिल्ली होती है जहाँ से हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है और एल्वेलाई की स्वेलिंग हो जाती है। ये बारीक झिल्ली से एक बड़ी थिक सी झिल्ली हो जाती है। उसका सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज का रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिलना स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम निकलती है, जिसकी वजह से बॉडी पे असरात आते हैं। तो बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अगर इसको ऑक्सीजन कम मिले तो इसकी एट्रोफी होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी एट्रोफी क्या होती है, एक सिंपल अल्फाज में कहूँ कि ऑर्गन का साइज श्रिंक छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं वो कमज़ोर नजर आते हैं। फिर ये उनमें अल्सर कॉज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड एल्वेलाई के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को खांसी आना शुरू हो जाती है और खांसी में बाज़ का फिर ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, खास तौर पे मैक्रोफेजेस, वो सबसे पहले इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, इनको मारने की कोशिश करते हैं और वो बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। पर ये बैक्टीरिया बड़ी डीठ किस्म का होता है। इसकी सेल वॉल के बाहर एक कॉम्प्लेक्स वैक्सी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस इसको किल करने में कामयाब नहीं हो पाते। ये बैक्टीरिया फिर मैक्रोफेजेस की सेल वॉल को ब्रेक करके बाहर आना शुरू हो जाता है। बाहर आता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है
और फिर फेवरेबल कंडीशंस तो वहाँ पर उसके पास मौजूद हैं, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये अपनी कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है और इस तरह की तादाद बॉडी में बढ़ती रहती है। ये बॉडी के किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है? मेनली तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन एक दफ़ा जब ये खून में शामिल हो जाए तो बॉडी के अदर पार्ट्स को भी जाके अफेक्ट करता है। कुछ इसकी अलामात के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बेसिक सिम्टम तो यही हैं कि पेशेंट का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। वो मैंने आपको बताया कि किस तरह एट्रोफी की वजह से मसल साइज़ और बॉडी के ऑर्गन साइज़ रिड्यूस होते हैं, उनकी बेसिस पे उसका वेट कम होता है। बुखार रहना, मुसलसल खांसी का रहना, ये एक रूटीन हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी सिम्टम्स हैं, उनमें छाती में दर्द रहना, भूख का ना लगना और हर वक़्त थकावट का महसूस होना शामिल है। अगर इन अलामात का ख्याल ना रखा जाए, अपना चेकअप ना करवाया जाए, तो ये बीमारी बिगड़ भी सकती है। ये खून के में शामिल होकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जा सकती है, आपको कमर दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, आपकी किडनी का डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को होगी है तो वो उसकी प्लेसेंटा में जाके उसके बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो सिंपली इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर आपको बुखार है, खांसी है और आपका वज़न कम हो रहा है और ये जो अलामात हैं तकरीबन 3 से 5 दिन हो गए हैं, आपकी कम नहीं हो रही बल्कि इनमें इजाफा होता जा रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अदरवाइज़ आपको सीरियस कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस डिजीज़ के बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। अदारे तो बहुत हैं जो कि टीबी को ट्रीट करते हैं, लेकिन अर्ली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने वाला बताने वाला कोई नहीं है। फिर कुछ हमारा माहौल ऐसा है कि अगर किसी बच्चे की इस तरह की तबीयत ख़राब हो जाए तो लोग एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे हमारे बच्चे पे किसी ने जादू करा दिया है या हमारे बड़े पे किसी ने कोई तावीज़ करवा दिया है, तो वो उसे पीरों फ़कीरों के पास ले जाना शुरू कर देते हैं। इससे टीबी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अपनी कॉलोनी से बढ़ाता रहता है और ये केस ख़राब हो जाता है और फिर ये टीबी से एमडीआर में चला जाता है। एमडीआर एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। यानी आप हिसाब लगाएं कि अगर टीबी के 100 मरीजों का इलाज किया जाए तो वो एमडीआर के एक मरीज के ट्रीटमेंट के बराबर बनता है। ये बीमारी फैलती कैसे? मतलब अगर एक पर्सन को होगी है तो ये दूसरे पर्सन को कैसे हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बड़े आराम से हो सकती है। एक सर्वे के मुताबिक एक टीबी का मरीज 10,000 हेल्दी लोगों को टीबी कॉज करता है। टीबी का मरीज जब खांसता है, छींक मारता है, बोलता है, किस करता है या थूकता है, तो ये फिर हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट करता है। एक छींक जो है उसमें 40,000 कतरे बाहर निकलते हैं और हर कतरा जो है वो इन्फेक्शन कर सकता है। पाकिस्तान में हर साल एक टीबी का मरीज 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा ये रीयूजेबल सिरिंजों के इस्तेमाल करने से होता है, लाइक एक टीबी के मरीज को टीका लगा है और उसी सिरिंज के साथ एक हेल्दी पर्सन को वो टीका लगा है, जहाँ से ब्लड का कॉन्टैक्ट हो गया है, तो उसको हेल्दी पर्सन को टीबी हो सकती है। या फिर अगर हम एक अनस्क्रीन ब्लड लगवाते हैं, एक टीबी के मरीज़ का ब्लड जो है वो एक हेल्दी मरीज़ को लगवा दिया किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, बगैर उसकी स्क्रीनिंग करवाए, तो वो उसको टीबी कॉज कर सकता है। लेकिन ये छूने से बीमारी नहीं फैलती। मतलब उसके टीबी के मरीज़ का बेड है या टीबी के मरीज़ के जो कपड़े हैं या उसने जिस चीज़ को हाथ लगाया है, उनसे ये बीमारी नहीं फैलती। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसने इस्तेमाल की हैं जिसमें उसकी थूक लग गई है या ब्लड लग गया है और उसी को आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि एक गिलास में टीबी के मरीज़ ने पानी पिया, तो उसकी थूक उस गिलास की टिप पे लग गई। अब उसी जगह से जब आप हेल्दी पर्सन पानी पिएगा,
जूठा पानी जो है, तो उसको वो टीबी हो सकती है। फिर टीबी के मरीज़ ने एक रेज़र इस्तेमाल किया, जिसमें उसके ब्लड लग गया और उसी रेज़र को एक हेल्दी पर्सन ने भी यूज़ किया, तो टीबी का जरासीम उसके जिस्म के अंदर जा सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की तशख़ीस कैसे की जा सकती है? इसको डायग्नोज़ करने के लिए मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री, उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसका चेस्ट एक्स-रे, उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन और स्किन टेस्ट किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से पल्मोनरी टीबी की सिम्पटम्स ली जाती है। वही 3 सिम्पटम: बुखार, खांसी और वज़न का कम होना। और फिर उससे ये पूछा जा सकता है कि क्या उसको पहले कभी टीबी हुई है, और अगर हुई है तो फिर उसने उसका क्या ट्रीटमेंट किया है। लोगों को टीबी तो हो जाती है, लेकिन उसके वो ट्रीटमेंट में लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी में दोबारा भी टीबी हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका वज़न चेक किया जाता है और देखा जाता है कि उसका वज़न किस रेट से कम हो रहा है। लोगों को अक्सर पता होता है कि उनका 2 महीने 3 महीने पहले वज़न कितना था, वो मोटे थे या पतले थे, तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं उनसे, फिर डॉक्टर पूछते हैं उन्हें खांसी कितने दिनों से है और किस वक्त ये खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाज़ इसका स्किन टेस्ट भी किया जाता है कि कहीं उनको स्किन पे कोई रैश जैसे कि खारिश वगैरह या फिर कोई फोड़े वगैरह तो नहीं बने हुए, जो कि यूजुअली स्किन टीबी में होते हैं। फिर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाता है। यूजुअली छाती के ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी लेजेंस नज़र आती हैं। ये लेजेंस कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये अपर लंग के एरिया में नज़र आती है। फिर इसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में मौजूद होता है, वहाँ से ये हमारी थूक में आता है। पेशेंट को एक डिश के अंदर थूकने के लिए कहा जाता है। फिर लैब के अंदर उसके सलाइवा या उसके थूक की एग्जामिनेशन की जाती है। उसके थूक को प्रॉपर कंडीशंस दे के, फेवरेबल कंडीशन जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हैं, ऑक्सीजन खास तौर पे और टेम्परेचर वो दे के तो कल्चर कर दिया जाता है। तो 24 से 48 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसमें मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट का स्किन टेस्ट भी किया जा सकता है, जिसे मेंटॉक्स टेस्ट या पीपीडी टेस्ट, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। 0.1 ml सोल्यूशन ऑफ पीपीडी जो है पेशेंट को अंडर द स्किन दिया जाता है और उसको निशान लगाकर 48 से 72 घंटे बाद बुलाया जाता है। अगर जिस जगह पर इंजेक्शन दिया है वो जगह स्वेल हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट के जिस्म के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है। ये बैक्टीरिया की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, ये नहीं बताता कि उसने बीमारी काज़ कर दी है। याद रखिए, बैक्टीरिया का जिस्म में मौजूद होना और चीज़ है, उसका इन्फेक्शन काज़ कर देना और चीज़ है। जब वो मौजूद है, हमारे मैक्रोफेजेस उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अगर वो उनको मारने में कामयाब नहीं होते, उसके बाद वो इन्फेक्शन करता है। अब अगर डायग्नोज के साथ ये कंफर्म हो गया है कि आपके पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। टीबी के मरीज़ की दवाइयों से ज़्यादा उसके कामयाब इलाज के लिए उसकी केयर की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले तो पेशेंट और डॉक्टर का आपस में राब्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। पेशेंट को जब भी ज़रूरत पड़े डॉक्टर से वो बात करना चाहे, उसका फुल अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर को भी साथ देना चाहिए, फैमिली को भी साथ देना चाहिए। बिकॉज़ ये जो लव्स टीबी है, ये सुनकर ही बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस तो इंसान को मारे ना मारे, लेकिन डिप्रेशन इंसान को मार देता है। पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में अच्छी तरह एजुकेट करें कि आपको ये हो गया है और इतने अरसे में आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा। फिर किस तरह आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों को मज़ीद इन्फेक्ट होने से बचाना है। तो ये डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर तो क्या करते हैं कि मरीज़ को अपने पास हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं। उसको डेली मिलते हैं, अच्छी तरह वेलकम करते हैं, डेली उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और इसी दौरान ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि उसकी कंडीशन बेटर हो रही है कि नहीं हो रही। तो कम से कम 2 माह तो वो उसको हॉस्पिटलाइज़ लाज़मी करते हैं। जब वो देखते हैं कि 2 माह में इसकी कंडीशन बेहतर होती जा रही है, तो बाकी का ट्रीटमेंट फिर वो घर जाकर पूरा करने के लिए उसको कहते हैं। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि टीबी के मरीज़ को अपनी दवाइयों का कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। अगर वो किसी वक़्त दवाई में नागा कर देते हैं या फिर दवाई खाते-खाते उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं,
तो टीबी बिगड़ सकती है, जिसको एमडीआर यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और उसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली एक टीबी को ठीक होने में 6 से 9 माह लगते हैं। एक वक़्त था 1980 की दहाई, 1970 की दहाई में, कि जब ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट है बड़ा मुश्किल था। लोगों को टीके पे टीके लगते थे, और भी बहुत सारी उनको गोलियाँ दिन में पता नहीं कितनी-कितनी दफ़ा खानी पड़ती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक ही गोली है, उसके अंदर सारे जो एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हैं मौजूद हैं, जो कि एक टीबी के मरीज़ ने खाने हैं। तो वो दिन में एक दफ़ा वो गोली खानी होती है। तो ये ट्रीटमेंट इतना आसान हो गया है कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि 3-4 किस्म की गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम खाने से पेशेंट इरिटेट हो जाता है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता दवाई खानी छोड़ देता है। तो फिर अगर एक गोली दिन में एक दफ़ा ही खानी है, जो कि बड़ा ही आसान हल है, तो इसमें इरिटेशन का कुछ भी नहीं है, और वो मेडिसिन को कंटिन्यू रखना चाहिए, कोई नागा नहीं करना चाहिए, ताकि एमडीआर से बचा जा सके। ये 4 किस्म के एक्टिव इंग्रीडिएंट, या इसको हम ड्रग भी कह सकते हैं, ये एक ही गोली के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एसोनाइज़ाइड, एथम्ब्यूटोल, पाराज़िनामाइड और रिफेम्पिसिन है। टोटल तो ये 6 महीने का ट्रीटमेंट है, जिसमें पहले 2 महीने तो ये चारों एजेंट, जो कि एक ही कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आइसोनाइज़ाइड, रिफेम्पिन और पैराज़िनामाइड, जो कि 3 एजेंट हैं, वो एक ही गोली के अंदर मौजूद होते हैं। वो मरीज़ को अगले 4 महीने के लिए दिए जाते हैं, और ये 7 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी जो डिज़ीज़ है वो कैसे कम हो रही है, उसकी हेल्थ कैसे बेटर हो रही है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट कितना अर्सा चलेगा। इससे हम खुद भी कैसे बचें, और अगर हमें टीबी हो गई है, तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों को कैसे बचाएँ? पहली बात तो ऐसे इश्तिहारात चलाए जाएँ, टीवी पे बेफजूल किस्म के इश्तिहारात चल रहे होते हैं। तो अगर डिज़ीज़ की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इश्तिहारात चलाए जाएँ, जिसको लोग सुनें और डिज़ीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो इस तरह इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। सेमिनार्स किए जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस किए जा सकती हैं, स्कूल्स के अंदर स्पेशल क्लासेस जो हैं वो रखी जा सकती हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, जिसमें आप लोगों को किसी भी डिज़ीज़ के बारे में एजुकेट कर सकें। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उससे आप मिलने जा रहे हैं तो आपको भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कुछ हद तक जो है ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है। इसका बैक्टीरिया इतना बड़ा नहीं होता कि वो मास्क से आर पार हो जाए। फिर इसने अगर थूकना है इस पेशेंट ने, तो वो क्या करे कि ऐसी डस्टबिन यूज़ करे कि जिसके ऊपर ढक्कन हो, पॉलीथीन का एक बैग उसके अंदर हो, उसके ऊपर वो अपनी थूक फेंके। थूक आता रहता है इन पेशेंट्स को, तो उसमें वो थूके, फिर उसके ढक्कन को बंद कर दे। और बहुत अच्छा होगा कि अगर वो इस तरह की जो बास्केट्स हैं, उनको अपने कमरे से बाहर रखे, और फिर जब भी उस डस्टबिन को उन्होंने फेंकना हो, तो वो पॉलीथीन का बैग जो है वो निकालें, और उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दें। टीबी के मरीज़ को आपने बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना, वरना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हम एक सोशल एनिमल है, और हम मिलना जुलना चाहते हैं। आप उनसे मिलें, लेकिन जब मिलें तो एक ख़ास फासला उनसे रखें, कि जब वो बोले, जब वो छींके, जब वो खांसी करे, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो
खांसी करने के बाद हमारा पानी निकलता है या छींक मारने के बाद जो हमारा पानी निकलता है नाक से, वो दूसरे बंदे तक ना पहुँच सके, इतना फ़ासला तो कम से कम होना चाहिए। फैमिली मेंबर्स को टीबी के मरीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाते हैं। उसको पहले से ज़्यादा प्यार दें, उसकी केयर करें, वो दवाई टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो अपने जो थूक है, जो सलाइवा है, उसका डिस्पोज़ल ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी कमरे में उसको रखें कि जहाँ पर प्रॉपर एयर जो है वो आए, हवा के आने और हवा के निकलने का प्रॉपर निज़ाम मौजूद होना चाहिए। टीबी के मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो छुपाएगा तो वो अपने साथ-साथ दूसरों को भी टीबी कॉज़ करेगा। तो ये एक इंसानी लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। अपने बच्चों को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए बीसीजी की वैक्सीन लाज़मी लगवाएँ। हफाज़ती टीके जो हैं वो लाज़मी लगवाएँ, ताकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब उनकी सांस के अंदर जाए तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत उनके जिस्म में पहले से ज़्यादा मौजूद हो और उन्हें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना हो सके। आई होप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था सही वो मैंने आप तक पहुंचाई, और इंशाल्लाह मैं फ़र्दर भी इसी तरह पेंडेमिक डिजीज़ या जो सोशल डिजीज़ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।